स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्ते भारत में खबरों का सफर लगातार जारी है। देखिए, देश पर फिर दिखेगा कोरोना का कहर। इस बात की आशंका इसलिए भी मजबूत है क्योंकि जैसे जैसे दूसरी लहर में पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव थे, उसी तरह इस बार उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य भी है, जहां रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ की संख्या भी हजारों लाखों में होती है, लेकिन ज्यादातर लोग मास्क के साथ नजर ही नहीं आ रहे। ये चिंता की बात है और इसी चिंता के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से बड़ी अपील की। लेकिन क्या कोर्ट की अपील का कोई भी असर दिखेगा? क्योंकि अप्रैल में यूपी पंचायत चुनाव के दौरान भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसी ही अपील की थी, जिसका कोई असर कहीं भी नजर नहीं आया। देश के 5 राज्यों में चुनाव है। नेता काम पर हैं तो रैलियां हो रही हैं। रैली में एक साथ हजारों की भीड़ भी है, लेकिन उस भीड़ में शामिल हर शख्स के चेहरे पर मास्क नहीं है। मास्क ज्यादातर चेहरे से नदारत है, जनता के चेहरे से भी और बड़े बड़े नेताओं के भी। रैलियों में उमड़ रही ऐसी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की बात तो पूछिए मत। चुनाव वाले 5 राज्यों में सबसे बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर है, जहां रैलियों में भीड़ का रेला नजर आ रहा है और इसी पर चिंता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की, यहां तक कि यूपी चुनाव को कुछ महीने तक टालने का सुझाव दे दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने अपनी टिप्पणी में सीधे प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से अपील की है कि विधानसभा चुनाव की वजह से तीसरी लहर फैलने से रोका जाए, राजनीतिक पार्टियों की भीड़ वाली रैलियों पर रोक लगाई जाए, टीवी और अखबारों की मदद से चुनाव प्रचार करने को कहा जाए, रैलियों और चुनावी सभाएं रोकने के लिए कई कदम उठाए जाएं, प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें क्योंकि जान है तो जहान है। हाईकोर्ट ने कहा, जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां और सभाएं होती रहेंगी। संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार भी देता है। रोजाना कोरोना के आंकड़े का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, समय रहते रोका नहीं गया तो परिणाम दूसरी लहर से भी कहीं ज्यादा भयावह होगा। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने चुनाव टालने की अपील प्रधानमंत्री से की है, तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई के 2 चरणों में प्रधानमंत्री की कोशिशों की तारीफ भी की। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत जैसे विशाल देश में मुफ्त टीकाकरण का जो अभियान चलाया, हाईकोर्ट उसकी तारीफ करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ रैलियों पर रोक और चुनाव टालने की अपील की है, बल्कि कोर्ट में आने वाले मुकदमे की सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने के लिए भी चिंता जाहिर की है। ओमिक्रॉन से पैदा हुए खतरे को लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं, दक्षिण भारत में भी कोर्ट फिक्रमंद नजर आ रहा है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आने वाले त्योहारों और नए साल के जश्न के दौरान ओमिक्रॉन के संक्रमण बढ़ने की चिंता जताई है। उसे रोकने के लिए राज्य सरकार को 3 दिनों के भीतर कोविड-19 से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लोगों को मास्क पहनने, जुर्माना लगाने और सावधान रहने के लिए गाइडलाइन जारी करने को कहा है। अदालत खुद एक्शन ले रही है क्योंकि तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन का मामला तेजी से बढ़ा है। अब तक 38 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे रही है तो राज्य भी अपने लेवल पर कोविड से निपटने के लिए फैसला ले रहे हैं। मध्य प्रदेश ने सबसे पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, तो महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लौटने का अंदेशा बढ़ गया है क्योंकि महाराष्ट्र ओमिक्रॉन के मामले में भी नंबर 1 है। दिल्ली से लेकर गुजरात और तेलंगाना तक ओमिक्रॉन की दहशत जो है बढ़ रही है। राज्य सरकारें मीटिंग पर मीटिंग कर रही हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट से पहले एहतियातन एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक
लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। कल ही सीएम शिवराज सिंह ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी और गुरुवार रात से ही उनका आदेश लागू हो गया और मध्य प्रदेश के कई शहरों से बीती रात ही नाइट कर्फ्यू की तस्वीरें सामने आई। जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, करीब करीब हर शहर में सड़कों पर सन्नाटा दिखा। इक्का दुक्का ही गाड़ियां चलती दिखी, उनके बीच सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां दौड़ती रही। लोगों से अपने अपने घरों में जाने की मुनादी करती रही, इस सूचना के साथ कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक एमपी में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। कोरोना कर्फ्यू के चलते उज्जैन में पुलिस ने पूरे शहर को बंद करवा दिया, तो गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। यही हाल जबलपुर में भी दिखा। आमतौर पर जबलपुर में रात के 11 बजे इतना सन्नाटा नहीं दिखता, लेकिन पुलिस सख्त दिखी। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर मोर्चा संभाल लिया। आप लोग अपने घर जाइए। पर सरकार के इस फैसले पर लोगों की मिलीजुली राय है। मेरे ख्याल से काफी जल्दी निर्णय ले लिया गया है और अगर निर्णय लेना भी है तो नाइट कर्फ्यू का प्रभाव मेरे को इतना ज्यादा नहीं लगता है कि रात में 11 से 5 के बीच में ठंड के मौसम में जनता निकलती ही कम है। मुझे लगता है उनका ये डिसीजन अच्छा है। एमपी के बाद अब मुंबई में भी ऐसी ही सख्ती हो सकती है। फिर से मुंबई में नाइट कर्फ्यू लौट सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। इसी खतरे को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कल कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक की। उद्धव ठाकरे करीब 52 दिनों के बाद सरकार की किसी मीटिंग में शरीक हुए, क्योंकि खतरा जो बढ़ रहा है। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार भी नए प्रतिबंध लगा सकती है। क्रिसमस और नए साल के जश्न समेत शादियों में लोगों की मौजूदगी पर आज ही नई गाइडलाइन आ सकती है। तो कोरोना की दूसरी लहर की तरह ही ओमिक्रॉन संक्रमण में भी दिल्ली महाराष्ट्र के ठीक पीछे चल रही है। लिहाजा यहां भी सख्ती बरतने की जरूरत है, नहीं तो दिल्ली में फिर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। जहां लगातार 3 दिनों से 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं। ओमिक्रॉन केस में भी दिल्ली दूसरे नंबर पर है। सीएम केजरीवाल ने तैयारियों की समीक्षा की है। पहली चीज तो अगर ये फैलता बहुत तेजी से तो हमारा वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है। तो अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको हम कोशिश करेंगे आपके घर पे ही, आपके घर के कंफर्ट में आपका इलाज हो। तो हमारा जो पूरा होम आइसोलेशन का मॉड्यूल है उसको हम बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद तेलंगाना और गुजरात में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के करीब 30 मरीज सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के अलावा भी गुजरात में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राज्य में करीब 6 महीने बाद कोरोना का केस एक बार फिर 24 घंटे में 100 के पार पहुंच चुका है। यूपी में चुनाव से पहले एक बार फिर इनकम टैक्स की टीम एक्शन में नजर आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इनकम टैक्स की टीम ने अब कन्नौज के इत्र कारोबारी के घर पर छापा मारा है। गुरुवार को इनकम टैक्स की टीम इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पहुंची और कई घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान सिर्फ कन्नौज में ही नहीं बल्कि कानपुर में भी इस कारोबारी के ठिकानों पर रेड की गई। इनकम टैक्स की टीम ने इत्र कारोबारी से पूछताछ भी की। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ आई थी और इस कारोबारी का घर कन्नौज है, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इसलिए इस कार्रवाई के सियासी मायने मतलब भी निकाले जा रहे हैं। और रणवीर जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। रणवीर, क्या कुछ मिल रही है पूरी जानकारी इस छापेमारी को लेकर? की बात आती है तो कन्नौज का नाम आता है और कन्नौज के जो चुनिंदा बड़े कारोबारी हैं उनमें पीयूष जैन हैं, जो समाजवादी पार्टी से उनके नजदीकियां भी हैं क्योंकि गढ़ है समाजवादी पार्टी का। और कल उनके घर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंचे, जांच शुरू हुई और बाद में पता चला कि अधिकारियों ने वहां पे कुछ कैश भी बरामद किया है और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं और उन सब की पड़ताल चल रही है। लेकिन जिस तरीके से कल अचानक पीयूष जैन के घर पर अधिकारी पहुंचते हैं और छानबीन शुरू करते हैं, दस्तावेज निकलवाते हैं, उससे जाहिर है कि उसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है कि वहां से क्या क्या बरामद हुआ है। लेकिन देखना होगा कि कन्नौज के इतने बड़े इस कारोबारी के घर जो छापा पड़ा है उसके क्या सियासी मायने निकल कर सामने। रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
वहीं अयोध्या में कथित जमीन घोटाले का नया मामला सामने आने के बाद यूपी की सियासत में उथल-पुथल मची है। इसी सियासी बखेड़े के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। योगी के अयोध्या दौरे पर सबकी नजर होगी। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमने देखा है और अब मलाई खाने के लिए राम मंदिर के नाम पर ये लोग आए। मुख्यमंत्री जी को कल जैसे ही पता चला तुरंत उन्होंने कार्रवाई के ऑर्डर्स कर दिए हैं। आस्था पर सियासत नई बात नहीं है, लेकिन मौका चुनावी हो और सवाल भ्रष्टाचार का हो तो सियासी बवंडर उठना लाजमी है। शायद यही वजह है कि भले ही अयोध्या में जमीन खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठे तो योगी ने जरा भी देर नहीं की और इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। लेकिन कथित भ्रष्टाचार के सियासी तूफान के बीच आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या के GIC मैदान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश स्तरीय आयुष मेले का उद्घाटन करेंगे। योगी इस दौरान आयुष अस्पतालों का लोकार्पण करेंगे। दिगंबर अखाड़े में बने सत्संग भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा वो रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे। लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अयोध्या में वाकई जमीन खरीद को लेकर भ्रष्टाचार हुआ। प्रियंका गांधी ने जो आरोप लगाए उसके मुताबिक अयोध्या में बीजेपी से जुड़े लोगों ने नियम तोड़कर दलितों की जमीन खरीदी। सस्ती जमीनों को मंदिर ट्रस्ट को महंगे दाम में बेचा गया। यही नहीं, सरकारी संपत्ति भी मंदिर ट्रस्ट को गलत तरीके से बेच दी गई। प्रियंका गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के अलावा सरकारी अफसरों ने भी जमीन की खरीद फरोख्त में मुनाफाखोरी की। राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। मैं इतना स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी अवैध काम हुआ होगा अयोध्या के जमीन के ऊपर तो उस पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में जमीन घोटाले का मामला पहले भी सामने आ चुका है, लेकिन इस बार चुनाव करीब है, इसलिए इन तमाम आरोपों पर नफा नुकसान की सियासत जोर पकड़ चुकी है। फिलहाल लोगों की नजर उस जांच रिपोर्ट पर है जो हफ्ते भर में आने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करें पंजाब की। देखिए, लुधियाना में कल हुए ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है? क्या कोई पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है? इन तमाम सवालों के पीछे सबसे बड़ी वजह है ब्लास्ट की टाइमिंग। दरअसल पंजाब में चुनाव करीब है, इसलिए सियासत भी जोर पकड़ चुकी है। उधर NIA और NSG की टीमें जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। लुधियाना की जिला अदालत में एक दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे की वजह क्या थी वो अभी तक साफ नहीं हुई है। ये भी अभी तक साफ नहीं है कि बम ब्लास्ट में जिस शख्स की मौत हुई वो आत्मघाती हमलावर था या फिर कोई बेगुनाह था जो इस धमाके में मारा गया। ब्लास्ट के कई घंटों बाद रात करीब 10:15 बजे उस शख्स की लाश बाहर निकाली गई जो इस धमाके में मारा गया। NIA और NSG की टीमें एक दिन पहले ही लुधियाना पहुंच चुकी हैं। NSG की 3 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों को भी अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मजीठिया के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद ही ऐसी घटना क्यों घटी। मजीठिया पर मामला दर्ज होने के बाद ही बेअदबी वाली घटनाएं और धमाके क्यों हो रहे हैं। जिस दिन ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ एक घटना हुई है। अकाली दल ने CM चन्नी के बयान पर ऐतराज जताया है। अकाली दल की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि हम मुख्यमंत्री के उस बयान की निंदा करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि बेअदबी वाली घटनाएं और धमाके बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद हुए हैं। उन्हें इन मामलों के राजनीतिकरण करने के बजाय मामले की जांच में तेजी लानी चाहिए। पंजाब में चुनाव करीब है,
इसलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सिद्धू ने केंद्रीय एजेंसियों को निशाने पर ले लिया तो बीजेपी की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया। पंजाब एक है, एक सी, एक रहूगा। पंजाब पंजाबीयत दे विच बन्निया होया है। ये वोटां दी सौड़ी राजनीति करके गुरु साहब दी बेअदबी होई, फिर प्रयास होए ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰੋਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭੈ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ लोकतंत्र ਨੂੰ डंडा तंत्र बना के एक ऐसे पासे मोड़िया जा रहा है। पंजाब को वापस से जिस तरह से आतंकवाद के पुराने दौर में धकेलने का प्रयास हो रहा है, इन षड्यंत्रों का तुरंत पर्दाफाश किया जाना चाहिए। ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सारी बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी इसे पंजाब सरकार की नाकामी बता रही है और इशारों में कई सवाल खड़े कर रही है। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। उन लोगों की किसी भी साजिश को पंजाब के लोग किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने भी बम धमाके पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रविशंकर झा से फोन पर बात करके घटना की जानकारी ली और उम्मीद जताई कि सरकार देश भर के कोर्ट परिसरों में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करेगी। स्वागत है आपका। नमस्ते भारत लगातार जारी है। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तराखंड में भी चुनाव है। उत्तराखंड में भी चुनावी घमासान मचा हुआ है, लेकिन पार्टियों के अंदर की अपनी खींचतान भी है। उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान जो मचा है वो अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। हरीश रावत के ट्वीट के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और इसी कड़ी में आज राहुल गांधी हरीश रावत से मुलाकात करने वाले हैं। क्या रूठे रावत को मना पाएगी कांग्रेस? क्या उत्तराखंड में हरीश रावत को सीएम उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस? क्या चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल कर पाएगी कांग्रेस? इन तमाम सवालों का जवाब आज मिल सकता है, क्योंकि हरीश रावत की तरफ से संन्यास की धमकी के बाद कांग्रेस भी नरम पड़ी है और रावत के भी सुर बदल गए हैं। सर, आपने ट्वीट क्यों लिखा सर? समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? हम तो उन लोगों से हैं जो कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। ये जिंदगी है उत्तराखंड के वास्ते, उत्तराखंड जिंदाबाद किए जा। 24 घंटे के भीतर हरीश रावत के मूड में ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि ट्विटर पर प्रदेश संगठन के खिलाफ सार्वजनिक नाराजगी जाहिर करने के बाद आला कमान ने रावत समेत उत्तराखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह 11 बजे के करीब राहुल गांधी के घर पर हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह और उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव समेत कई बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। हरीश रावत जी का एक ही ध्येय है जो कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता का है कि इस 3 मुख्यमंत्री की सरकार को रवाना करके कांग्रेस की सरकार को उत्तराखंड में जनता की सेवा के लिए स्थापित कर। कांग्रेस माने या ना माने, लेकिन पार्टी रावत को गंवाकर उत्तराखंड में फिर से सरकार बनाने का सुनहरा मौका नहीं गंवाना चाहती है। इसलिए दिल्ली से लेकर देहरादून तक रावत को बनाने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि चर्चा इस बात की गर्म है कि अगर रावत की सुनी नहीं गई तो हरीश रावत 5 जनवरी को देहरादून में राजनीति से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। रावत समर्थकों को देहरादून में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। रावत का सीधा सीधा आरोप है, राज्य में कांग्रेस संगठन उनकी मदद नहीं कर रहा बल्कि गड्ढे खोद रहा है। सोनिया गांधी और राहुल के ही नुमाइंदों के आगे उनकी एक नहीं चल रही। नुमाइंदों में बड़ा नाम उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव का है, जिनके दखल से हरीश रावत नाराज हैं। सीएम का चेहरा बनाए जाने और टिकट बंटवारे में पर्याप्त भागीदारी न मिलने से भी अनबन है कि वो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और हरीश रावत जी को उन्होंने मान लिया है कि अब हरीश रावत जी जो है कांग्रेस के किसी काम के नहीं है। कांग्रेस देखिए डूबता हुआ जहाज है। अभी पंजाब के अमरिंदर सिंह के जाने की लोग बात भूल भी नहीं पाए
अगर उसी रास्ते पे उत्तराखंड के नेता वरिष्ठ अगर हरीश रावत भी ये बात जो बयान दे रहे हैं, इससे साफ है कि अब उनका मन कांग्रेस से भर चुका है। सिद्धू के चक्कर में कांग्रेस पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे अपने धुरंधर नेता को पंजाब में गवा चुकी है और अब उत्तराखंड में भी उसके सबसे अनुभवी नेता नाराज हो गए हैं। सवाल यही है, क्या पंजाब वाली गलती उत्तराखंड में भी तो नहीं दोहराएगी कांग्रेस? नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। देश की राजधानी दिल्ली में डॉक्टरों की पिछले 7 दिनों से हड़ताल जारी है। हड़ताल से लोगों की जान पर बनाई है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। दिल्ली के लगभग दर्जन भर अस्पतालों में मरीज इलाज न मिलने से मारे मारे फिर रहे हैं। कई तो जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन तो छोड़िए, डॉक्टर मरीजों की नब्ज तक टटोलने को तैयार नहीं। हम बस कह रहे हैं मैन पावर बढ़ाइए। जो 45,000 डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो घर पर बैठे हैं, आप उनकी काउंसलिंग कराइए, उनको हॉस्पिटल्स में भेजिए। 100 से ज्यादा घंटे हमारा काम चलता है, ना खाते हैं पीते, हमारी हेल्थ भी अफेक्ट होती है, हम भी इंसान हैं। जोखिम में मरीजों की जान। 7 दिन से हड़ताल पर डॉक्टर। ये नहीं दिख रहा है कि डॉक्टर्स अगर 10 दिन से स्ट्राइक पे है तो वहाँ मरीज मर रहे हैं, तो इसके लिए सिर्फ डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। बिना डॉक्टर तीसरी लहर से कैसे लड़ेगी सरकार? दिल्ली में फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। लगातार तीसरे दिन 100 से अधिक कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। केजरीवाल सरकार कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन राजधानी के सभी बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट कामकाज छोड़कर धरने पर बैठे हैं। ये तो सरकार पर डिपेंड करता है। जिस दिन हमें कोई सोल्यूशन दे देंगे, हम खत्म कर देंगे। भारत सरकार क्यों ये नहीं सुन रही है? जब काउंसलिंग की बात आती है, क्यों वो बहरी हो गई है? देखिए, अभी हमने लोगों से बात की है और अभी हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यूड है। साफ है कि डॉक्टर अब ये तय कर चुके हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। राजधानी दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, अपनी बातें आगे तक पहुंचाने की, अपनी मांगे मनवाने की। और आगे एक अनुमान है, एक संभावित लहर है, कोरोना की तीसरी लहर है। उसको देखते हुए अभी डॉक्टर्स का कहना है कि बिना डॉक्टर्स के आखिर हम किस तरह से तीसरी लहर को हैंडल करेंगे, कैसे क्या करेंगे। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से दिल्ली में स्वास्थ्य सिस्टम के आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। तो इन्होंने उसकी पोजीशन को देख के डायलिसिस बोल दी, और डायलिसिस के बाद में उसके बाद में उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और कोई इलाज नहीं दिया गया। इलाज के नाम पर ये कह दिया गया कि हम कोई इलाज नहीं देंगे क्योंकि कोई डॉक्टर मुहैया नहीं है यहाँ पर। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण लोगों को हो रही परेशानी का जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज की टीम राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। यहाँ हमारी मुलाकात अजय से हुई, जिनका पैर कुछ समय पहले फ्रैक्चर हुआ था। गरीब परिवार होने के कारण वो किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते, इसीलिए यहाँ आए थे कि डॉक्टर देख भी लेंगे और दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, लेकिन डॉक्टरों ने बिना दवाई दिए लौटा दिया। दवाई लिख के दे देते हैं, या वहाँ से ले लो, बाजार से लो, और यहाँ बाजार से लो तो 500, 600, 800 की दवाई बताते हैं। कहाँ से लूँगा मैं? हड़ताल की वजह से मैडम। इन तस्वीरों से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है। ये सही है कि पहली जिम्मेदारी डॉक्टरों की है, जो किसी भी स्थिति में मरीजों का इलाज करने की शपथ लेते हैं, लेकिन क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं कि मरीजों को हो रही परेशानी का हल निकाला जाए? तो सरकार को सोचना चाहिए कि डॉक्टर सड़क पर क्यों खड़े। ओमिक्रॉन का केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, थर्ड वेव का एंटिसिपेट कर रहे हैं, और आपके 45,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो नीट पीजी क्वालिफाई कर चुके हैं वो घर पे बैठे हैं। कि उस डॉक्टर को नहीं, एडमिशन तो हमें नहीं देना, एडमिशन तो उनको देना, काउंसलिंग उन्हें कराना, तो उन्हें सोचना चाहिए। डॉक्टर सरकार पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे का हल निकालने की पहल सरकार को करनी है। डॉक्टरों की मांग है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए जल्द से जल्द काउंसलिंग शुरू की जाए। काउंसलिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की नौबत इसलिए आई क्योंकि सरकार ने इस साल मेडिकल पीजी में 27% ओबीसी, 10% आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आरक्षण का फैसला किया। आर्थिक तौर पर कमजोर तबके की पहचान के लिए सालाना 8 लाख रुपए की आय की सीमा तय की गई। सरकार की इस आरक्षण नीति पर सवाल उठा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। 25 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के लिए 8 लाख रुपए की आमदनी पर सवाल उठाया। सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वो इस पर पुनर्विचार करे, तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। इसके बाद कोर्ट ने 6 जनवरी तक के लिए सुनवाई टाल दी। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार के कारण ही काउंसलिंग में देरी हो रही है और इस देरी के कारण उन पर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या रैलियों पर पाबंदी लगाई जाएगी, क्या कोर्ट की सरकार सुनेगी। लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है और मुहिम भी एबीपी न्यूज पर हम आपको ये मुहिम भी साथ लेकर के चलते नजर आ रहे हैं। देखिए, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हालांकि पीएम मोदी सावधान हो गए हैं पूरी तरीके से। पीएम ने कल अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद देशवासियों को भी सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी किए गए हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक अलर्ट मोड में आ चुकी है। खुद प्रधानमंत्री ने कल देर शाम हाई लेवल मीटिंग की और देश भर में कोरोना से पैदा हुए ताजा खतरे और उसके खिलाफ हो रही तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने कहा, हेल्थ इंफ्रा हर स्तर पर दुरुस्त रखना होगा। राज्य, जिला, ब्लॉक हर लेवल पर पुख्ता इंतजाम और तैयारी हो। ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता बरती जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, टीकाकरण को बढ़ाने पर जोर दिया। कोरोना केस बढ़ने वाले राज्यों में केंद्र अपनी टीम भेजेगा। इसके अलावा कोरोना को रोकने के लिए दवाओं की उपलब्धता सहित मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की समीक्षा की गई। तो ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर, पीएसए प्लांट, आईसीयू, ऑक्सीजन बेड हर इंतजाम की पीएम ने पूरी जानकारी ली। हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को 25 नवंबर 2021 के बाद के लिए सभी एक्शन की सटीक जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री की मीटिंग से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मीटिंग की। जिन राज्यों में चुनाव है उन्हें टीकाकरण में तेजी लाने को कहा गया है, खासकर जिन जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और अब आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां अनंतनाग में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। कई घंटों से मुठभेड़ चल रही थी। 2 से 3 आतंकी छिपे हुए थे और एक आतंकी को ढेर करने में सुरक्षा बलों के हाथ ये कामयाबी लगी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों में सुबह से ही ये मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें से एक आतंकी को मार गिराया गया है। 2 से 3 आतंकियों के वहां पर छिपे होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। कुछ और आतंकी भी अभी वहां घिरे हुए हो सकते हैं, इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं। अनंतनाग में ये मुठभेड़ सुबह से ही चल रही थी। कई घंटों चल रही इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। अनंतनाग के अरवानी इलाके में ये मुठभेड़ जारी थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक आतंकी के ढेर होने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आतंकी भी यहां पर घिरे हो सकते हैं। कई आतंकियों के घिरे होने की यहां पर जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ, इस आतंकी को किस तरह से ढेर किया गया और क्या जानकारी मिल रही है पूरी मुठभेड़ को लेकर? रात को शुरू हुई थी, जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि अरमनी के इस गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बाद रात में ही पूरी घेराबंदी करके आज सुबह तड़के पहली रोशनी के साथ ही मुठभेड़ शुरू हो गई और अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जबकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। क्योंकि जो खुफिया जानकारी मिली थी वो 1 से 2 मिलिटेंट्स के होने की थी, जिसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया गया था, इसीलिए ऑपरेशन अभी चल रहा है।
देखिए, ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से बिगड़े हालात भारत के लिए भी बड़ी चेतावनी है। हमें वहां से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और इसी को लेकर एबीपी न्यूज ने ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस में बतौर फिजिशियन और रिसर्चर काम कर रहे डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता से बात की है। लंदन में रहने वाले डॉक्टर गुप्ता प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन के मेंबर भी हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ब्रिटेन में कोरोना फिर से क्यों बेकाबू हुआ और हिंदुस्तान को उससे क्या सीखने की जरूरत है। जब ओमिक्रॉन एक पॉपुलेशन में स्प्रेड करता है तो क्योंकि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप 25% पॉपुलेशन को भी लेके चलें कि वो बीमार होंगे ओमिक्रॉन से, तो 25% पॉपुलेशन भी हिंदुस्तान की इतनी है कि वो पूरे हेल्थ सिस्टम को ओवरवेलम कर सकती है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एनएचएस जो है वो काफी ओवरवेलम हो चुका है, बिकॉज जो कुछ लोग वैक्सीनेटेड नहीं है वो भी अगर हॉस्पिटल में आ रहे हैं, प्लस विंटर सर्ज में जो नॉर्मली लोग हॉस्पिटल में आते हैं रेस्पिरेटरी इलनेस से, तो इसलिए हॉस्पिटल्स जो हैं वो ओवरवेलम हो जाते हैं। हमारे खुद का हॉस्पिटल इस वक्त 120% कैपेसिटी पे चल रहा है, आईसीयू फुल है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स फुल हैं और कुछ पेशेंट्स को एम्बुलेंसेज में ट्रीट करा जा रहा है। तो बेहतर यही है कि हम इस चीज को देखें और समझें और सीरियसली लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें मौसम की। देखिए, राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। पारा सामान्य से 5 डिग्री लुढ़क कर 3.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। गिरते तापमान को देखते हुए दिल्ली सरकार ने गरीब बेघरों के लिए रैन बसेरा का इंतजाम किया है, लेकिन वहां भी लोगों को जगह फिलहाल नहीं मिल रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में मौसम की दोहरी मार, एक तरफ कोहरा तो दूसरी तरफ शीतलहर का सितम। सर्द रातें और कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई बेघरों की मुसीबत। ये देश की राजधानी दिल्ली की असली तस्वीर है, जहां सर्द रात में भी कुछ लोग सड़क और फुटपाथ पर हैं। जरा सोचिए, जिस ठंड में बाहर निकलने के नाम से शरीर में सिहरन उठती है, उस कड़ाके की ठंड में कैसे ये लोग फुटपाथ पर सर्दी का सितम झेल रहे होंगे। इन लोगों का आसरा सिर्फ रैन बसेरा होते हैं, लेकिन रैन बसेरों के हालात क्या हैं, आप खुद देख लीजिए। ये है अजय शर्मा, बिहार के रहने वाले हैं। पिछले 1 घंटे से लाइन लगाकर खड़े थे ताकि रैन बसेरे के अंदर सोने के लिए जगह मिल जाए, लेकिन इन्हें निराशा हाथ लगी। 1 घंटे से लाइन सेंटर में सोने के लिए जगह नहीं मिला मेरे को। अच्छा, अभी तक जगह नहीं मिला? नहीं, 1 घंटे से हम भोग रहे हैं। तो अब आप कहाँ सोएंगे? ऐसे तो रोड पे सो जाएंगे। रोड पे सोएंगे? हाँ, तो क्या करेंगे सर। और आपको पता है कि दिल्ली का तापमान गिरते ही जा रहा है, ठंड बढ़ रही है, हवा इतनी तेज पड़ रही है, कोहरा इतना हो रहा है। सर क्या करेंगे, गरीब आदमी है तो क्या करेंगे हम। कुछ ऐसा ही हाल ओडिशा के रहने वाले रविंद्र का है। पेशे से मजदूर रविंद्र रैन बसेरे में रात गुजारने की उम्मीद लेकर पहुंचे थे, लेकिन भीड़ के आगे इनकी उम्मीद टूट गई। फिलहाल ये दिक्कत हो रहा है, तो ठंड है तो आदमी लोगों को भर जा रहा भाई साहब, तो इसलिए कभी एंट्री होता है कभी नहीं होता। और अगर एंट्री नहीं होता है तो आप क्या करते हैं फिर उसके लिए? क्या करेंगे भाई साहब, यही रोड का पटरी में ही सोते हैं और क्या करेंगे। और अगर खाना आपको मिलता है, आप सोते कैसे? आपके पास तो कंबल भी नहीं है। अब भाई साहब कंबल नहीं भी रहने से भी क्या करेंगे, पन्नी ओढ़ के सो जाते हैं। नतीजा ये कि रोड की पटरी पर रात गुजारने को मजबूर है। सरकार ने दिल्ली में बेघरों के रात गुजारने के लिए शेल्टर होम की सुविधा दी है। इन्हीं शेल्टर होम्स को रैन बसेरा कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीब सड़कों पर सोने को मजबूर है। जानिए क्यों। क्षमता से अधिक लोगों के आने से रैन बसेरे फुल होने लगे हैं। कुछ को जगह मिलती है और कुछ को नहीं। ठंड बढ़ने से रात के समय लोगों की भीड़ काफी बढ़ जाती है और इसका नतीजा क्या होता है वो आपके सामने है। रैन बसेरों को लेकर सरकारी इंतजाम क्या है वो भी देख लीजिए। दिल्ली में फिलहाल 206 स्थायी रैन बसेरा है। सर्दियों की शुरुआत में ही 180 टेंट लगाए जा चुके हैं। रैन बसेरा में बिस्तर, तकिया, कंबल समेत 2 वक्त के खाने की सुविधा उपलब्ध है। जाहिर है सरकार ने इंतजाम तो किए हैं, लेकिन इंतजाम नाकाफी है। इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि रैन बसेरे बढ़ाए जाएं ताकि ये भी चैन की नींद सो सके। ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी के पास में केजरीवाल के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो चुनाव में उनकी पहचान बन सके। अगर उनके पास है तो दिल्ली के लोगों के बिजली का बिल है जो किसी का तो
एकदम ज़ीरो आता है और बहुत सारे लोगों का बिजली का बिल आधा भी आता है। यही उनकी पहचान है, यही उनका चेहरा है और यही एक तुरुप का पत्ता भी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।